स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन फैमिली में के कार्बन के ऑक्साइड्स स्टडी किए, CO एंड CO2 एंड C3O2 का भी स्ट्रक्चर देखा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बाइड्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बाइड्स, as you know that carbides are actually these compounds. These are binary compounds. Binary compounds means which are made up of two different elements. Okay, so two elements से बने हैं. It means one atom is carbon and other atom is what? Other atom is any metal or non-metal. So carbides are salt-like. They can be of three types: salt-like or ionic carbides. Okay, and second, covalent carbides, and third, interstitial carbides. Now see, salt like carbides, as इनके नेम से आपको क्लियर हो रहा होगा, salt like और ionic. Salt like ionic means which are formed by metals. तो basically formed by S block elements. Okay, S block elements and even lanthanoids. Lanthanoids भी इसी टाइप के आयनिक कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. कोवलेंट कार्बाइड्स, कोवलेंट कौन बनाएंगे? जो नॉन मेटल्स हैं. तो कोवलेंट कार्बाइड्स आर फॉर्म्ड बाय P block elements. Okay, and interstitial carbides, इंटरस्टाइसिस में अगर कार्बन एटम ट्रैप होता है, आपको पता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में. तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टाइसिस में अगर ट्रांजिशन मेटल के इंटरस्टाइसिस में सम अदर एटम ऐड होते हैं तो हमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं उनको. अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, और अगर कार्बन ऐड होता है देन इंटरस्टिशियल कार्बाइड. सो फॉर्म्ड बाय D block elements. Okay, formed by D block elements, preferably D block elements interstitial carbides का formation करेंगे. Okay, now in this most important one is salt like और ionic carbides. Salt like ionic carbides को हम basically 3 parts में divide कर सकते हैं. Okay, ये 3 parts में 3 types में classify किया गया है इनको. Number 1 is methanides, second acetylides, and third propylides. Okay, now ये जो इनके नेम है, आपको लग रहा होगा कि इनके नेम ये रिजेंबल कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से. तो यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जिस टाइप की हाइड्रोकार्बन गैसेस ये प्रोड्यूस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, उसी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है. मीथेनाइड्स मीन्स they are producing those carbides which are producing methane gas on hydrolysis. They are called methanides. And which are producing acetylene gas on hydrolysis, so they are acetylides. And if they are producing propane gas, so they are called propylides, right? तो first इसमें हम देखेंगे first kind methanide. Now ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटा सा टॉपिक रहेगा बिल्कुल. अब इसमें ये क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, देखिए. मीथेनाइड्स में जिस टाइप की यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, इसमें बेसिकली कार्बन की कौन सी यूनिट्स प्रेजेंट है. देखिए यहीं पर वो कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक कंपाउंड्स बनता है, जहाँ पे कार्बन क्या बना रहा है, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है. यूजुअली कार्बन कैसे कंपाउंड्स बनाता है? कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है. तो मीथेनाइड्स, एसिटिलाइड, प्रोपाइलाइड, ये जो कार्बाइड्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स हैं कार्बन के. सबसे पहली बात ये आपको ध्यान में रखनी है. आप इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं दीज आर आयनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. ओके, सिंप्लीफाइड वे में ये याद रखिए, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. नाउ मीथेनाइड, तो इसमें कौन सी यूनिट प्रेजेंट है? कार्बन की कौन सी यूनिट इन में एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहती है? तो देखिए मीथेनाइड, मिथ हम कब यूज करते हैं? मिथ यूज करते हैं व्हेन देयर इज ओनली वन कार्बन एटम. तो ओनली वन कार्बन एटम है, इट मींस दे मस्ट हैव C4 माइनस यूनिट. कौन सी यूनिट प्रेजेंट है इसमें बेटे? C4 माइनस यूनिट. C4 माइनस यूनिट कैसे बनती है? देखो आपको पता है मीथेन में 4 एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं. अगर ये 4
एक्चुअली ये एसिडिक हाइड्रोजन्स नहीं है। हम एसिडिक हाइड्रोजन्स इनको कहते हैं व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होता है तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बहुत रेडिली फर्निश किया जा सकता है। कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो एसिडिक H नहीं होता, बट this hydrogen gets eliminated out in form of H+ when highly electropositive metal reacts. ओके तो बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में अगर है तो देखिए यहाँ पर अगर हम सोचें, अभी हम थ्योरेटिकली इस आयन का फॉर्मेशन समझे कि अगर ये 4H+ यहाँ से निकल रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन पे क्या आ गया 4-, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है 4- चार्ज आ रहा है। ओके जस्ट अ मिनट, पर देखिए कि अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो C4- यूनिट इज प्रेजेंट इन व्हाट, इट इज प्रेजेंट इन मीथेनाइड्स। ओके yes dear students, so let us continue this methanides topic, that methanides में कौन सी यूनिट प्रेजेंट होती है C4- यूनिट। ये जस्ट हमने हाइपोथेटिकली समझा कि किस तरह से ये पर्टिकुलर यूनिट इस मीथेनाइड्स में प्रेजेंट होगी। दिस C4- यूनिट को अगर हम देखें, अभी ये C4- यूनिट अगर आप चेक करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से मिलेंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है Be2C and Al4C3. Now you will say that how aluminium is forming this type of carbide, because aluminium तो कैसा है, एक p ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये ध्यान रहे कि एल्यूमिनियम बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में है, तो इसलिए ये बिहेवियर शो करता है। बेरिलियम जिस टाइप का कार्बाइड फॉर्म कर सकता है वैसा ही कार्बाइड कौन बना सकता है, एल्यूमिनियम भी बना सकता है। देखिए नाउ ये मीथेनाइड्स में एक स्पेशल बात याद रखिए कि सिंपल एक जो पॉइंट याद रखेंगे आप, दैट मीथेनाइड्स विल प्रोड्यूस मीथेन गैस ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके सिंस दे प्रोड्यूस मीथेन गैस ऑन हाइड्रोलिसिस, दैट्स व्हाई नोन एज मीथेनाइड्स, इसलिए इनको मीथेनाइड्स कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बेरिलियम का ये फॉर्मूला हम चेक करें कैसे बना होगा। बेरिलियम एंड कार्बन, बेरिलियम के पास, बेरिलियम का चार्ज फिक्स है, आपको पता है कि बेरिलियम किस में बनाता है, +2 में कंपाउंड्स बनाता है। और कार्बन यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला Be2C आ रहा है तो इट मीन्स इस कार्बन पे ये 4- यूनिट प्रेजेंट होगी, राइट। 4- यूनिट प्रेजेंट है तो ये देखिए कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट होके हमने जब इसको क्रिस क्रॉस किया तो क्रिस क्रॉस करने पर ये फॉर्मूला आएगा क्या, Be2C। सो इस तरह से इसका फॉर्मूला आप प्रिपेयर कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं Be2C। आप देखिए इसकी हाइड्रोलिसिस, तो ये इसको हाइड्रोलाइज हम करेंगे बेटे, तो ये हाइड्रोलिसिस पर क्या देगा, देखो हाइड्रोलिसिस में अब इसको ब्रेक करिए, आपको पता है ये 4- चार्ज है और यहाँ पर चार्ज कितना है +2, तो वाटर का OH- पार्ट यहाँ जाएगा, कितने वाटर के H+ यहाँ जाएंगे कार्बन के पास, और कितने हाइड्रोजन्स जाएंगे, कितने प्रोटॉन्स जाएंगे 4, और बेरिलियम के पास कितने OH- जाएंगे, वाटर का नेगेटिव एडेंटम जाएगा, नेगेटिव पार्ट अप्रोच करेगा बेरिलियम के को, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, इट इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस मीथेन। So it is producing methane gas on hydrolysis, that's why it is called methanide, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मीथेनाइड बोलते हैं। ओके नेक्स्ट एंड सिमिलर एग्जांपल आपको इसमें मिलेगा किसका, एल्यूमिनियम कार्बाइड का, राइट। सिमिलर एग्जांपल एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला बना लीजिए, आइए देखते हैं Al4C3। यूजुअली आपको हेल्प मिलती है कि ये किस टाइप की यूनिट प्रेजेंट है। देखिए इसमें जब C3 लिखा हुआ है तो C3 से ही समझ में आएगा कि C3 एक यूनिट भी है, प्रोपाइलाइट में C3 यूनिट प्रेजेंट होती है।
बट उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये C3 इसमें प्रेजेंट है, जी नहीं, आपको ये चार्ज बैलेंस करने हैं। वी नो दैट एल्यूमिनियम हैज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, फिक्स्ड चार्ज इसका +3 एंड कार्बन, तो फिर ये जो कार्बन है ये -4 वाला होगा यूनिट, और इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो क्रिस क्रॉस बन के ये फॉर्मूला आ जाएगा Al4C3। फॉर्मूला क्या आ गया? Al4C3। आप देख लेते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस, तो Al4C3 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी यूनिट प्रेजेंट है? 4-, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 3+, राइट। तो वाटर के OH- पार्ट यहाँ जाएंगे और हाइड्रोजन इधर, तो अभी बताइए क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कितने OH- इधर अप्रोच करेंगे? 3, और इधर कितने H+ फर्निश करेगा? वो टोटल 4 पहुंचेंगे, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है एंड मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड। So this is one of the best example of diagonal relationship between beryllium and aluminium. जब हमसे पूछा जाता है which of the following property is it is related to their diagonal behavior. So this type, the same type of carbides both are forming, beryllium and aluminium, same type of carbide. Which type of carbide? Methanite they are forming and releasing what? Methane gas on hydrolysis. So this is one of the important important property associated with their diagonal relationship. Got it? तो ये मीथेनाइड इस तरह से मिलेगा। सेकेंड टाइप के जो कार्बाइड्स हैं, सेकेंड टाइप के कार्बाइड्स हमको मिलते हैं कौन से? एसिटिलाइड। ओके, तो एसिटिलाइड में देखिए एज पर इट्स नेम, एसिटिलाइड इसका नेम है, ठीक है बेटा। तो एसिटिलाइड में कौन सी यूनिट प्रेजेंट होगी? इट कंटेन्स C2 यूनिट। C2 यूनिट मीन्स 2 कार्बन एटम्स। एसिटिलीन गैस में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 2, तो C2 यूनिट प्रेजेंट है, इट मीन्स इट इज दिस यूनिट। ये देखिए ये यूनिट प्रेजेंट है इसमें। और एसिटिलीन आपको पता है, एसिटिलीन के 2 हाइड्रोजन्स अगर बाहर जाते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स रहते हैं, और अगर वो 2 H+ निकल जाएं तो ये C2 यूनिट में कन्वर्ट होगा, और यही वो एसिटिलाइड यूनिट है। दिस इज कॉल्ड एसिटिलाइड यूनिट। ओके, और इसलिए इनको एसिटिलाइड के साथ ही साथ इथाइनाइड्स भी कहा जाता है। इथाइनाइड्स, हम इथाइन गैस बोलते हैं इसे, तो इथाइनाइड्स हैं, एसिटिलाइड यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस टाइप के जो कार्बाइड्स हैं ये कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये इस टाइप का कार्बाइड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल Mg, मैग्नीशियम को देख लीजिए। Mg मैग्नीशियम का कैसा रहेगा फॉर्मूला अगर इस टाइप का कार्बाइड बनेगा? MgC2, CaC2, SrC2 and what? BaC2, as well as lanthanoids also form this type of carbides। ठीक है, लैंथेनॉइड भी इस टाइप के कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? LnC2। सारे लैंथेनॉइड्स के लिए, सभी लैंथेनॉइड्स के लिए हम Ln सिंबल यूज कर सकते हैं, कॉमन सिंबल इनके लिए यूज किया जा सकता है। तो LnC2 ये इस टाइप का कार्बाइड बनाते हैं। कौन सा? एसिटिलाइड टाइप का। नाउ सी, अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बाइड है CaC2। नाउ लेट अस चेक ऑन हाइड्रोलिसिस व्हिच टाइप ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड। ये कौन सी यूनिट प्रेजेंट है बेटा? C2 कैल्शियम पे चार्ज कितना है? +2। तो हाइड्रोलिसिस होगी तो कैल्शियम पे OH- जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और यहाँ पर C2 के पास 2H+ पहुंचेंगे, तो ये कौन सी गैस लिबरेट होगी? एसिटिलीन गैस। ओके, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन पहले एसिटिलीन का इसी कार्बाइड से किया जाता था। कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से ही एसिटिलीन का मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल पे किया जाता था। एसिटिलीन को कहाँ यूज़ करते हैं? इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स।
आपको पता है मैंगोज वगैरह आते हैं तो पहले से ही टाइम से पहले उनको तोड़ दिया जाता है, उनकी राइपनिंग नेचुरल राइपनिंग नहीं हो पाती और वो फिर कार्बाइड्स में उनको पॉलीथीन बैग्स रखे जाते हैं जिनमें ये एसिटिलीन गैस रखी जाती है और उसमें उनको पैक करके रखते हैं फिल करके, तो वो स्लोली ग्रेजुअली अपने आप जो है पक जाते हैं फ्रूट्स, पूरी तरह से उनका राइपनिंग हो जाता है। एक्चुअली ये मेथड यूज़ किया गया था ये जो है एक्सपोर्ट करने के लिए। जब फ्रूट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है तो शिप को पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है, तब कि ये मेथड यूज़ किया गया कि कच्चे फ्रूट्स को तोड़कर उनको कार्बाइड पैकिंग में रख दें और वो जब तक पहुंचेंगे तब तक वो कम्प्लीटली जो है रेडी हो जाएंगे, रेडी टू ईट हो जाएंगे फिर। बट ये अभी क्या है, अब इसका मिसयूज़ होने लगा है, अब ये जो है हार्मफुल है। देखो केमिकल्स हैं तो केमिकल्स हमेशा हार्मफुल रहते हैं, तो अब ये नॉर्मली फ्रूट्स को टाइम से पहले तोड़कर और कार्बाइड से पका के जल्दी जल्दी सेल किया जाता है जस्ट टू व्हाट अर्न मनी, बट दैट इज़ नॉट गुड एंड इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। ओके, सो वेल एसिटिलीन की प्रॉपर्टी याद रखिए। एसिटिलीन एक तो फायर बहुत स्पॉन्टेनियसली कैच करती है एंड इट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये प्रीवियस मेथड था जो कि जिससे हम एसिटिलीन सबसे ज़्यादा अमाउंट पे बनाते थे। अब एसिटिलीन को बनाया जाता है एसेंशियल ऑयल से, तो एसेंशियल ऑयल से अभी जो है इजीली एसिटिलीन ऑब्टेन की जाती है। बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो कैल्शियम कार्बाइड कंपाउंड है बेटा, दिस कैल्शियम कार्बाइड कंपाउंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इम्पॉर्टेंट यूज व्हेन दिस कैल्शियम कार्बाइड इज हीटेड विद नाइट्रोजन। When it is heated with nitrogen in atmosphere, then it produces an important compound calcium cyanamide plus carbon। कार्बन रहेगा इसमें, फ्री कार्बन रहेगा। ये कैल्शियम साइनामाइड बना है और ये कंपोजिशन को बोलते हैं, इसका जो कमर्शियल नेम है, दैट कमर्शियल नेम इज व्हाट, इट इज नाइट्रोलिम। कमर्शियल नेम इज व्हाट, नाइट्रोलिम। ठीक है, नाइट्रोलिम इज एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर। नाइट्रोलिम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। अब ये देख लीजिए कैल्शियम साइनामाइड का हमसे स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड्स में कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये बहुत पूछते हैं। सबसे पहले देखो CaCN होल ट्वाइस। एकेडमिक धोखा तैयार किया जा सकता है हमारे लिए, हमें ट्रैक किया जा सकता है अगर ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाए और वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस टाइप का एनायन प्रेजेंट है, तो आप क्या सोचेंगे दैट ये तो कैल्शियम साइनाइड है। बट जी नहीं, ये सॉरी ये होल भी नहीं लिखेंगे इसको। व्हाट दे राइट, दे विल राइट इट CaCN2। ओके, तो बिल्कुल धोखे में नहीं आना है। दिस CaCN2 इज एक्चुअली CaNCN। क्या है ये, CaNCN। दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस कंपाउंड इज कैल्शियम साइनामाइड। ओके, कैल्शियम साइनामाइड में ये कौन सा आयन प्रेजेंट है बेटे, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और दोनों नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, जिसके साथ ये जो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन क्या फॉर्म करता है, दिस कैल्शियम आयन फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म और इसका कंपोजिशन आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी, क्वेश्चन इस तरह से ये लिखा हुआ रहेगा और पूछेंगे हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ओरिजिनली दैट इट इज आयनिक कंपाउंड, तो हाउ इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑप्शन 0 भी लिख कर दे सकता है बट ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, सो यू कैन राइट हाउ मेनी। इसमें ये जो CaCN होल ट्वाइस है, दिस CaCN ट्वाइस कंटेन्स, या कंटेन्स से अच्छा वर्ड हम यूज करेंगे, कंसिस्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड डेफिनेटली इसमें प्रेजेंट है। ओके, और क्या प्रेजेंट है, 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर आल्सो प्रेजेंट, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात याद रहेगी। और ये इस पे क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यूज है इसका। क्या इम्पॉर्टेंट यूज है, दैट इट इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर। बट रिमेंबर कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को नाइट्रोलिम कहते हैं। कार्बन हटा दें तो ये सिर्फ कैल्शियम साइनामाइड है। ओके, क्या है, कैल्शियम साइनामाइड।
बट ये दोनों कॉम्बिनेशन में एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट कार्बाइड और एसिटिलाइट टाइप के कार्बाइड का ये यूज आपने देखा। अब नेक्स्ट अच्छा इधर ही जगह है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बाइड्स देख लीजिए, प्रोपाइलाइड्स। प्रोपाइलाइड्स, प्रोप इट मीन्स 3 कार्बन एटम्स, तो 3 कार्बन एटम्स की यूनिट प्रेजेंट है। कौन सी यूनिट आएगी बेटे? C3 4- यूनिट। आपने प्रोपाइन गैस का स्ट्रक्चर आपको पता है, 1 2 3 कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो आपको नजर आ रहा है कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है प्रोपाइन गैस में? 4। ये 4 हाइड्रोजन्स जब रिप्लेस हो जाएंगे रिएक्शन की वजह से, तब यहाँ पर क्या चार्ज आएगा? 4, यहाँ 3- और यहाँ पर 4-। तो इट मीन्स these consist of this unit C3 4- यूनिट। तो इसमें भी हमसे पूछा जा सकता है कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। कोई आपको प्रोपाइलाइड डेफिनेटली दिया जा सकता है, ओके। कोई प्रोपाइलाइड आपको डेफिनेटली दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये प्रोपाइलाइड देखते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है Mg2C3। फॉर्मूला बनाते हैं इसका, देखिए मैग्नीशियम पे चार्ज फिक्स है +2, C3 इधर लिखेंगे और चार्ज कितना है? -4। तो ये अच्छा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये देखिए ये इधर क्रिस क्रॉस किया हमने, तो क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला आ रहा है Mg2C3। इस तरह से फॉर्मूला डिकोड करना है आपको, और सबसे इम्पोर्टेंटली आपको ये डिकोड करना होगा कि इसमें कौन सी यूनिट प्रेजेंट है, विच टाइप ऑफ कार्बाइड यूनिट इज प्रेजेंट, C4-, C2- और C3 4-। ओके। सो अब ये इसका हाइड्रोलिसिस देखिए, Mg2C3 हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो आपको मालूम है मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है बेटे? +2, C3 पे चार्ज कितना है? 4-। तो वाटर के OH- यहाँ जाएंगे तो MgOH होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। और कितने प्रोटॉन्स कैप्चर करेगा ये यूनिट? 4 प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर ये C3H4, इट मीन्स प्रोपाइन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो ये प्रोपाइन गैस प्रोड्यूस होगी, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कार्बाइड इज नोन एज व्हाट? प्रोपाइलाइट, ओके। तो ये कार्बाइड्स नोट कर लीजिए फास्ट। डन, ओके। नेक्स्ट चलिए ये हमने पढ़ लिया है। अभी आप एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमने बेटा लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो CO से रिलेटेड एक और पॉइंट, 2 पॉइंट्स हम थोड़ा सा उधर मिस कर गए। वो 2 पॉइंट्स जरा आप मार्जिन पर कहीं पर लिख लीजिए। दैट डिटेक्शन ऑफ CO बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैन बी डिटेक्टेड। आई रिपीट, इसको कहीं मार्जिन में एज अ नोट पॉइंट बनाकर साइड में अपने नोट्स में ऐड करिए। देखो फर्स्ट हम CO को कैसे डिटेक्ट करते हैं? दैट CO burns with blue flame. CO burns with blue flame, right? Second, it reduces PdCl2 solution to metallic palladium. This is one of the important test, students. See, palladium chloride PdCl2 सॉल्यूशन से जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करेंगे तो CO में कार्बन किस में है? +2 में है। सो इट विल एक्ट एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। पैलेडियम में कार्बन +2 में है। पैलेडियम किस ग्रुप में आता है? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो ये यहाँ पर उसके लिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। उधर हैवी मेटल है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा और CO इसे रिड्यूस कर देगा। इसकी टेंडेंसी रहेगी हैवी मेटल की 0 में आने की, एंड CO व्हेनेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ये खुद किस में कन्वर्ट होगी?
कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये जैसे ही मेटेलिक पैलेडियम बनेगा, टेस्ट ट्यूब में ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो ये ब्लैक पीपीटी आते ही कंफर्म हो जाएगा कलरलेस पैलेडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ब्लैक कलर मिल रहा है। इट मींस दैट कलरलेस गैस व्हिच हैज बीन पास थ्रू दैट टेस्ट ट्यूब इज व्हाट, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सेकंड टेस्ट यूज करते हैं हम CO के डिटेक्शन के लिए। एंड थर्ड, very important that I have missed in the last lecture, but no worries. See, अभी देख लेते हैं हम इसको, that CO is used in estimation of, sorry, is estimated लिखेंगे हम, CO is estimated by I2O5। सी स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन एक्चुअली हम लैब में भी यूज कर सकते हैं CO को डिटेक्ट करने के लिए, एंड प्रैक्टिकली ये इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए और उसका एस्टिमेशन करने के लिए कि कितना एक पर्टिकुलर एयर सैंपल में कितना परसेंटेज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ये रिएक्शन क्या है। देखिए, I2O5 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का जब आप रिएक्शन देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट +2, आयोडीन इज इन +5। नाउ सी, आयोडीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुकी है और +5 में आने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डेफिनेटली बहुत अच्छी। और आयोडीन की टेंडेंसी क्या रहेगी कि जल्दी से वो I2 फॉर्म में आ जाए। आप यू नो कि I2 फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर आयोडीन। एंड जब हम ये CO अगर प्रेजेंट है तो CO इसमें और अपना रोल प्ले कर देगा। CO कहेगा चलो मैं रिड्यूस कर देता हूँ, आई एम रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये यहाँ पर I2 बन जाएगा। तो I2O5 गेट्स रिड्यूस्ड रेडिली टू I2 में आते ही क्या हो गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड क्या बात याद रहेगी, CO जब भी रिड्यूसिंग एजेंट है तो इटसेल्फ किस में ऑक्सीडाइज होगी, CO2 में। भाई उसके ऊपर एक ही सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो उसी में जाएगा वो एलिमेंट। तो इस तरह से हमने रिएक्शन के प्रोडक्ट्स एनालाइज कर लिए, प्रेडिक्ट कर लिए कि ये बनेगा। अब देखो कि यहाँ पर जैसे ही जो वॉयलेट कलर गैस फ्यूम्स इसमें से निकल रहे हैं, वॉयलेट आयोडीन, इट इज टाइट्रेटेड विद हाइपो Na2S2O3। हाइपो एस ब्लॉक में आपको मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो हाइपो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन की रिएक्शन ये दिख रही है आपको। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन करा के चेक कर लिया जाएगा कि कितना सैंपल आयोडीन का मिला और ये पर्टिकुलर सैंपल कितना CO था जिससे ये I2 में I2O5 किस में कन्वर्ट हुआ, I2 में कन्वर्ट हुआ। सो इन दिस वे I2 is CO is estimated in a particular given air sample। और इस रिएक्शन को जैसे बताया जाता है यहाँ पॉल्यूशन लेवल कंटेंट इतना ज़्यादा है, इस सिटी में इतना कम है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो व्हीकल्स बनते हैं, कार बनते हैं, बाइक्स बनते हैं, उनका जो फ्यूल एफिशिएंसी है और जो उनका पॉल्यूटेंट जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉल्यूशन लेवल, वो इस रिएक्शन से चेक किया जाता है, स्पेशली लेवल ऑफ CO। ओके, सो चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं। हाइपो से जैसे इसको टाइट्रेट किया बेटे तो हाइपो और I2 की रिएक्शन में बनता है NaI, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। जीरो से कलरलेस वॉयलेट कलर इसका ऑब्जर्व होगा आपको, वॉयलेट से क्या हो जाएगा, कलरलेस, और ये इटसेल्फ कन्वर्ट होता है Na2S4O6 में, विच इज सोडियम टेट्राथायोनेट, जो क्या है, सोडियम टेट्राथायोनेट है। तो वॉयलेट I2 चेंजेस टू कलरलेस, ये लिख लीजिएगा, कलर यहाँ पर लिखो वॉयलेट, यहाँ पर कलरलेस। तो दिस रिएक्शन, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हमने लिखी है यहाँ पर ये वाली, ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा और इसकी हेल्प से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को एस्टिमेट करते हैं। तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग iodine, sorry, regarding CO। okay, please note down this fast।
Yes, done. Now let us start. Very important compounds, second last topic that we are going to study of this chapter, and it is very interesting too. That is what? Silicones. Okay, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राइट? तो आइए देखते हैं सिलिकॉन्स. It's not about silicon element. It's about what? Silicones. Okay. So basically सबसे पहले ये सिलिकॉन्स क्या हैं? सिलिकॉन्स क्यों इतना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए, सिलिकॉन्स का प्रोडक्शन 3 लाख टन से भी ज़्यादा है कमर्शियली. ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ है, हर जगह इनको यूज़ किया जा रहा है राइट नाउ. अगर आप देखें कि कार की जो पॉलिश है, कार पॉलिश से लेकर शू पॉलिश तक, माइक्रोवेव में रखने वाले कंटेनर्स से लेकर आइस ट्रे में जो कंटेनर्स रखते हैं उसमें सिलिकॉन ग्रीस यूज़ किया जाता है. सिलिकॉन रबर बनाई जा रही है. जो इंसुलेटर्स हैं हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स में यूज़ किए जाते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन्स. तो एंड टूथब्रश के जो टूथब्रश आप यूज़ करते हैं उसके जो ब्रिसल्स हैं वो भी इसके बने रहते हैं. तो ये इस तरह से अभी बहुत आगे और भी यूजेस आपको पता चलेंगे इसमें. काफ़ी अगर हम यूजेस की बात करें तो एप्लीकेशन पार्ट इतना ज़्यादा है कि ईजिली इनको आराम से हाफ एन आवर लग सकता है इनके एक्सप्लेनेशन में. तो सिलिकॉन्स का एक जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया कि आसपास हम जो चीज़ें यूज़ करें वहाँ पे कई जगह पे सिलिकॉन है हमारे आसपास. ठीक है, तो आपने देखा है कार पॉलिश, शू पॉलिश, आपके व्हीकल के ऊपर जो भी है, रेड कलर की कार है, वाइट है, ब्लू है, ये सब जो कलर्स हैं वो किसके हैं? दीज पॉलिशेस ऑफ व्हाट? सिलिकॉन. नाउ सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं? तो दीज आर बेसिकली सिलिकॉन्स आर व्हाट? दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन के क्या है बेटे? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं. Silicons are made from, actually first इसमें देखिए, consist of what? These are consist of silicon hydrogen bond. किससे बने होते हैं ये? These are made of silicon hydrogen bond. Silicon hydrogen bond is as strong as carbon carbon bond. सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, वैसे ही सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड आई मेड मिस्टेक, सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग. इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है एंड दैट्स वाई इट इज़ सो मच यूजफुल. इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं बहुत यूजफुल रहते हैं. और ये सिलिकॉन्स जो बनते हैं, दीज कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड्स एज वेल एज SiO-Si लिंकेजेस. इनमें और क्या प्रेजेंट होता है बेटे? दीज कंसिस्ट ऑफ SiO-Si लिंकेजेस भी प्रेजेंट होते हैं. ये एक ब्रिज बॉन्ड नजर आ रहा है हमको. ठीक है, क्या बना हुआ है? ब्रिज बॉन्ड बना है. सो दीज आर फर्स्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोसिलेन्स. ओके, इनको किससे बनाते हैं बेटे? सिलेन से. अब ये एक और टर्म आ गया. अभी हम सिलिकॉन्स को समझ रहे थे, तो सिंपल है. सिलिकॉन्स क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनोमेटेलिक मीन्स, ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटल मीन्स एनी अदर एलिमेंट. सो हियर सिलिकॉन एंड कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो दे आर ऑर्गेनोमेटेलिक. एंड यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन. एक्चुअली ऑर्गेनोमेटेलिक जो है इसमें एब्सोल्युटली ये प्योर मेटल नहीं है. सिलिकॉन मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो जिस तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और उनका स्ट्रेंथ देखा गया है, जैसे एक मेटल कार्बन बॉन्ड आएगा वैसे ही इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड दिस सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बन कार्बन बॉन्ड. नाउ ये सिलिकॉन्स में ये दोनों लिंकेजेस प्रेजेंट रहती हैं जो इसको बहुत कि स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बनाते हैं. और ये सिलिकॉन्स प्रिपेयर किए जाते हैं क्लोरोसिलेन्स से. क्लोरोसिलेन्स समझने से पहले सिलेन्स क्या होते हैं देखिए. क्लोरोसिलेन्स एंड व्हाट आर सिलेन्स? सिलेन्स आर जैसे सिंपलेस्ट सिलेन हम लेते हैं SiH4. दिस इज ए सिलेन. एल्केन्स
कार्बन हाइड्रोजन, राइट। तो ऐसे ही SiH4 सिलेन बनता है। सिंस सिलिकॉन के ऊपर जो एलिमेंट है कार्बन, वो कार्बन की कैटेनेशन पावर बहुत हाई है, सिलिकॉन की कैटेनेशन पावर इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो कि आपस में सिलिकॉन बॉन्ड उसके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, बट सिलिकॉन हाइड्रोजन इस तरह से सिलेन्स बना सकता है। एंड जिस टाइप का रिएक्शन एल्केन्स एग्जिबिट करते हैं कि एल्केन्स के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके हम उसका क्लोरीनेशन कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, राइट। वैसे ही यहाँ पर इन हाइड्रोजन्स को भी रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ओके। या फिर क्लोरो ग्रुप हेलोजन्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये रिएक्शंस हमको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये होते हैं सिलेन्स, और अगर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएं, क्लोरोसिलेन्स क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल SiH2Cl2, ये एक क्या हो जाएगा, दिस इज क्लोरोसिलेन, राइट। एंड और इसमें और भी स्पेसिफिकली मिल जाते हैं R2SiCl2, ये क्लोरोसिलेन हो गया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोसिलेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ दीज क्लोरोसिलेन्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। समझ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा मैंने सिलेन्स का आइडिया दिया आपको। क्लोरोसिलेन्स से सिलिकॉन बनाए जाते हैं, सिंपलेस्ट ये याद रखना है, बट ये क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, टर्म्स पता होना चाहिए। तो क्लोरोसिलेन्स कैसे बनाते हैं, क्लोरोसिलेन एक बार बना लिया हमने, ये क्लोरोसिलेन है जो सिलिकॉन बनाने में यूज किया जाएगा R2SiCl2। तो इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, एक बार ये अगर बन जाता है तो इनकी हाइड्रोलिसिस से बहुत ही फास्ट जो है सिलिकॉन्स बनते जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लोरोसिलेन अगर हमको बनाना है तो क्लोरोसिलेन बनाएंगे हम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। वी विल प्रिपेयर इट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यू मस्ट बी फेमिलियर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज RMgX। देखिए अगर हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लेते हैं बेटा SiCl4 और उसका रिएक्शन कराते हैं RMgX से, दिस इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसे, देखो ये मेटल है, मेटल से R जुड़ा है, मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है, R ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप, और X पार्ट जुड़ा हुआ है हेलोजन। तो ये कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, और रिएक्टिविटी भी इसकी बहुत हाई हो जाती है। नाउ these are the compounds in which carbon is having partial minus. यूजुअली कार्बन के पास क्या प्रेजेंट होता है, अगर CCl बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, अल्काइल क्लोराइड्स हो, कार्बन पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, बट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कार्बन पार्शियल माइनस बियर करता है, और ये हो जाता है पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, ये भी है। तो अब इसके बेसिस पे इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं, आइए। तो RMgX जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमने 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, तो ये करेगा सब्स्टिट्यूशन, यू नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन से चलेगा ये, इसका ये जो पार्शियल माइनस चार्ज है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस सिलिकॉन पर, ठीक है, बैक साइड अटैक करेगा, और एक क्लोराइड इधर से बाहर निकल जाएगा। तो ये जब रिएक्शन कराया गया है तो ये देखो क्या होगा, एक क्लोराइड निकल गया तो RSiCl3 बन गया, और यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, Mgx, और क्या बाहर निकला, क्लोरीन, ठीक है, क्या बाहर निकल गया, क्लोरीन। तो ये बन गया क्लोरोसिलेन, दिस इज व्हाट, क्लोरोसिलेन, ट्राइक्लोरोसिलेन बोलेंगे हम। हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर, 3, so this is trichlorosilane, get that। next is, अब एक और बनाते हैं। अगर इसी हमने RSiCl3 को हम फिर से लेते हैं और इसमें 1 मोल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया जाए, अब या तो इसमें आप 1 मोल ग्रिग्नार्ड डाल दें, या फिर डायरेक्ट SiCl4 में 2 मोल्स RMgX ऐड कर दें, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। देखो फिर से अटैक करेगा, अभी जितने क्लोरीन हैं उतने रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो पार्शियल माइनस ये अटैक किया, यहाँ पे जो क्लोराइड होगा वो बाहर, तो अब ये बन जाएगा R2SiCl2 प्लस Mgx एंड Cl,
ठीक है, ये क्या बन गया बेटे, ये भी, ये सब हमारे लिए रॉ मटेरियल बन रहा है, हमारे लिए एक प्रिकर्सर बन रहा है। प्रिकर्सर किसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, द स्टार्टिंग मटेरियल। तो एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग प्रिकर्सर फॉर सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स के जो ये स्टार्टिंग मटेरियल बनेगा तो इससे हम फिर सिलिकॉन्स बहुत रेडीली बना लेंगे। तो ये बन गया है डाइक्लोरोसिलेन। ओके, डाइक्लोरोसिलेन। हाउ मेनी क्लोरीन एटम, 2 alkyl groups are there, it means 2 silicon carbon bonds are present, right? तो ये डाइक्लोरोसिलेन बना। थर्ड रिएक्शन क्या हो सकता है, R2SiCl2 को फर्दर 1 मोल RMgX से अगर हम रिएक्ट कराते हैं, अभी भी इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो पार्शियल माइनस फिर से यहाँ इस पे अटैक करेगा, सॉरी आई मेड मिस्टेक, प्लीज ये एरो करेक्ट बनाए, इट विल अटैक ऑन सिलिकॉन, तो यहाँ सिलिकॉन पे अटैक होगा, यहाँ से क्लोराइड बाहर गया, ओके, और ये क्या बन जाएगा, it will form what, R3, 1 more alkyl group is introduced। आई होप कि ये रिएक्शंस बहुत सिंपल है। SN2 रिएक्शंस आप अच्छे से फैमिलियर हैं इनसे, हमने कल SiCl4 की भी हाइड्रोलिसिस देखी थी, वहां पर भी इसी तरह का मैकेनिज्म था, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आई गेस सो। सो R3SiCl बन जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा MgX एंड क्लोरीन। ये क्या बन गया, नाउ दिस इज मोनोक्लोरोसिलेन। ये क्या बन गया है, मोनोक्लोरोसिलेन, ठीक है। अब अगर हम इस मोनोक्लोरोसिलेन में, जिसमें अभी भी एक क्लोरीन प्रेजेंट है, इसका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो फर्दर अगर इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं आप, तो ये डेफिनेटली यू नो कि ये भी निकल जाएगा और देन बनेगा R4Si। R4Si फॉर्म तो होगा, बट इट इज नॉट ए क्लोरोसिलेन एंड इट इज नॉट यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। तो क्या समझना है आपको कि ये जो क्लोरोसिलेन्स बनते हैं, एटलीस्ट 1 क्लोरीन शुड बी देयर, तो ये क्योंकि तब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हम फर्दर सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन बहुत ईजिली कर सकते हैं। ओके, सो ये 3 मेथड्स हो गए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बनाते हैं, क्लोरोसिलेन्स बना सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड भी है, वन डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो देयर टू प्रिपेयर these chlorosilenes and it was asked in IIT, previous IIT question, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन पूछा था उन्होंने एक, जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो उसमें ये प्रोसेस पूछा गया था, एंड दिस इज बाय रॉशोज मेथड। ओके, रॉशोज डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, 1 स्टेप सिंथेसिस। रॉशोज ने एक बड़ी ही अच्छी मेथड डिस्कवर करी क्लोरोसिलेन्स को बनाने की। उन्होंने कहा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को छोड़ो और हम एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में सिंथेसाइज कर सकते हैं सिलिकॉन लेकर डायरेक्टली, एलिमेंटल सिलिकॉन से डायरेक्ट हम क्लोरोसिलेन बना सकते हैं। कैसे, एलिमेंटल सिलिकॉन लिया और उसका मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड, जैसे हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड दे सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग मिथाइल क्लोराइड। भाई जिस टाइप का हाइड्रोकार्बन ग्रुप आपको उस पर्टिकुलर सिलेन में इंट्रोड्यूस करना है, जो R इंट्रोड्यूस करना है, वो R आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड, इसको हम हीट करेंगे कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अप टू 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में इसको डायरेक्टली हीट कर दीजिए। जब आप इसे हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोसिलेन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 मोल्स मिथाइल क्लोराइड लिया तो क्या बनेगा, CH3 होल ट्वाइस SiCl2। क्या बन जाएगा बेटे, CH3 होल ट्वाइस SiCl2। एक क्या बन गया है, इट इज अ डाइक्लोरोसिलेन। आपकी नजर इसमें क्लोरीन एटम्स पर होनी चाहिए। आपको जब क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकेंड्स क्रैक करना है एक्यूरेसी के साथ, तो जब सिलेन्स या सिलिकॉन्स पे हर साल क्वेश्चन आ जाता है, आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इतने सारे पेपर्स आपको देने हैं, KVPY, ओलंपियाड, JEE एडवांस एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन घूम फिर के जरूर पूछा जाएगा। तो आपकी नजर होनी चाहिए बेटा क्लोरीन एटम्स पर, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं, जितने क्लोरीन एटम हैं उतना वो सिलेन बनेगा, और देखिए उससे भी सिलिकॉन्स कैसे बनेंगे। तो ये फिलहाल ये क्या बन गया है, दिस इज डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, दिस इज डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन।
आईआईटी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सिंगल स्टेप में, उन्होंने एक बहुत अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी वो। तो वहाँ पर उन्होंने 3 रिएक्शंस दिए थे और उनको कहा था कि पर्टिकुलर स्टेप में ही बना के दिखाइए, नंबर ऑफ स्टेप भी लिखे थे। तो इस रिएक्शन के पीछे उन्होंने कहा था क्लोरोसिलेन बनाइए इन सिंगल स्टेप, 1 स्टेप में। तो 1 स्टेप सिंथेसिस ये है रॉशोज मेथड। नाउ सो फ्रॉम दिस वी कैन प्रिपेयर क्लोरोसिलेन्स। अब हमने क्लोरोसिलेन की सिंथेसिस सीख ली है बेटे अच्छे से। आइए अब सीखते हैं फटाफट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ silicones. Okay, silicones from chlorosilenes. आइए तो अब सिलिकॉन्स बनाने जा रहे हैं क्लोरोसिलेन से। सिंथेसिस देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं ट्राइक्लोरोसिलेन। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस of trichlorosilane. The trichlorosilane means RSiCl3. Okay, RSiCl3 की हाइड्रोलिसिस से क्लोरोसिलेन कैसे बनेगा? सी हाइड्रोलिसिस बहुत इजी है इनका। हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म आइए देखिए फास्ट। चलिए RSiCl3 अगर हम लेते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस इजी है। क्लोरीन 3 क्लोरीन बना दीजिए इधर। ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है इन सभी सिलेन्स का। sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिलिकॉन एटम है। ओके, विद रिएक्टिव बॉन्ड्स, पोलर बॉन्ड्स एज वेल एज नॉन पोलर बॉन्ड्स। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसको वाटर में ऐड करेंगे। वो आपसे पूछ सकता है कितने मोल वाटर लगेंगे, तो भाई कितने ये बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक होने वाले हैं, पोलर बॉन्ड्स, तो 3 मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। अब इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दीजिए बेटे। हमने इसको बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्लोरीन इज पार्शियल माइनस और क्लोरीन, ये सिलिकॉन पार्शियल प्लस रहेगा, तो क्लोरीन के पास क्या जाएगा? H प्लस और सिलिकॉन के पास OH माइनस। इसको भी ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस और सिलिकॉन पर OH माइनस, और इसको भी ब्रेक किया तो ये H प्लस और यहाँ पर OH माइनस। नाउ अब ये बन गया SiOH OH OH। 3 OH groups are introduced on this। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये ऐसे बनने के बाद ये रुकेगा नहीं, ठीक है, रुकेगा नहीं मतलब सिंगल स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स काफी सारे प्रेजेंट रहते ही हैं उधर, सो इट रैपिडली अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, इमीडिएटली ये कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो देखिए इस तरह से 3 मोल्स, हम 2 मोल्स इसके आमने सामने लिखते हैं SiOH ROH OH, और ये दूसरा मोल लिख दीजिए इसके सामने। तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? इमीडिएटली ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -H2O। इट अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन। So hydrolysis followed by condensation. But as you know कि कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इमिडिएटली वाटर निकल जाता है। ऐसे ही सिलिकॉन पर भी ये 3 OH या 2 OH जो भी आगे आएंगे वो अनस्टेबल रहेंगे, एंड दिस प्रोडक्ट विल रैपिडली अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन, इट विल नॉट वेट। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए ये बन रहा है ये हमने RSiCl3 लिया है ना, ओके वेट, ये देखिए लाइक दिस। जैसे अभी हमने सिंगल मोल का सामने देखा, ये कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या कर दिया, वाटर निकल गया, तो ये इमीडिएटली ये OH ये इस तरह से और मोल सामने सामने आएंगे और ये सब वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलेगा तो ये इस तरह से ये नो कि ये फर्दर ये ऐसे बॉन्ड्स बन जाएंगे, SiO बॉन्ड्स फर्दर फॉर्म। तो व्हेन 3 क्लोरीन एटम्स आर देयर, अगर 3 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं तो ये बनता है, ये जैसे इस तरह से और बनेगा, तो ये इस टाइप से
क्रॉस नेटवर्क सिलिकॉन बन जाता है। क्या बनेगा बेटे? क्रॉस नेटवर्क सिलिकॉन। इट इज सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में मिलता है। रेस्ट जो भी सिलिकॉन बनेंगे वो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। तो आपको पता है कि ये 3D नेटवर्क आ रहा है इस तरह से ये स्ट्रक्चर। तो ये सिलिकॉन क्रॉस नेटवर्क फॉर्म में, क्योंकि जितने ज़्यादा OH उतना रैपिड कंडेंसेशन। तो जैसे इस हमने एक रखा हुआ है, हम ऐसे आमने इधर और रख दें, एक मोल इधर रख दें, तो और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और इस तरह से ये क्या बनेगा? क्रॉस नेटवर्क सिलिकॉन बन जाएगा। क्रॉस नेटवर्क सिलिकॉन, यहाँ पर R ग्रुप्स रहेंगे और ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सॉलिड के फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। ऐसे सिलिकॉन रबर जो बनती है वो इससे बनाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि IIT जब भी क्वेश्चन पूछती है, इस पर क्वेश्चन प्रीवियस पूछे हैं उन्होंने, तो वो पूछते हैं व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस। ऑप्शंस में क्या रहेगा? ऑप्शन में ये भी रहेगा, एक ऑप्शन ये रहेगा, एक ऑप्शन ये दिया, दो और ऑप्शंस उन्होंने बनाए हैं। आपसे पूछा हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, तो आपका नज़र किस पे जाएगी? इस पर, बट जी नहीं, आंसर क्या करना है? डायरेक्ट दिस वन। क्यों? क्योंकि एस हाइड्रोलिसिस हुआ और जैसे ही ये OH आए तो ये रैपिडली कंडेंसेशन में जाते हैं। इस स्टेज पे आइसोलेशन डिफिकल्ट है, ये वेट नहीं करेगा, इमीडिएटली वाटर निकलेगा उधर, क्योंकि बहुत स्टेबल SiO-Si लिंकेज का फॉर्मेशन होने वाला है। तो इसीलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस RSiCl3 विल गिव व्हाट? दिस प्रोडक्ट, नॉट दिस। क्रिस्टल क्लियर रखिएगा ये ऑप्शन, ये बात ध्यान रखनी है। इस टाइप का एरर मेरे सामने दोबारा नहीं आना चाहिए। आप फिर से वही कितना भी बता दो क्वेश्चन, लेक्चर में कितने भी अच्छे से बताओ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इस तरह से आएगा, इस तरह से इस पे बात की जा सकती है, तब भी आप सेम डाउट लेकर आते हैं। इट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग इन टू द लेक्चर केयरफुली, उसको दिमाग में नहीं बिठा रहे हो। एक बार कंसेप्ट को जान लिया तो उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया तो वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम आराम से पढ़ो, हड़बड़ मत मचाओ। माइंड में जितनी टेंशन रखोगे, सिलेबस कंप्लीट करना है, ये भी करना है, वो करना है, तो सिर्फ टेंशन दिमाग में रहेगी, कंसेप्ट बाहर निकल जाएगा। कंसेप्ट को अंदर रहने दो, टेंशन को बाहर कर दो, सब हो जाएगा। टाइम, हर तरह का टाइम निकल जाता है। धीरे धीरे जब आप ग्रेजुअल स्टडी करते जाएंगे तो जो है मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। अपने माइंड को शांत रखिए और ज़्यादा बस मेहनत करो, सोचो मत, ज़्यादा मेहनत करो, कंसेप्ट्स को सीखो अच्छे से। बताया हुआ कंसेप्ट पे आने वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब सेकंड बेटे, सेकंड हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ R2SiCl2, R2SiCl2 लेते हैं। चलिए, तो R2SiCl2 अगर हमने लिया SiR, ये एक यूनिट लेते हैं पहले, ठीक है, हमको अंडरस्टैंड करना है मैकेनिज्म। कितने मोल्स वाटर लगेंगे? 1 मोल को 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर लगेंगे, तो ये हाइड्रोलाइज होकर ये R, ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये OH और ये OH, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। तो ये सिंपल, 2 क्लोरीन हटाइए, 2 OH लगा दीजिए और -2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। अब ये 2 मोल्स रैपिडली आमने सामने आ जाएंगे, तो जैसे इस तरह से SiR OH OH, ठीक है। और अगर इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स आती है, कितनी n नंबर ऑफ यूनिट्स, मे बी 5, 10, 15, 20, कितनी भी यूनिट्स ली जा सकती हैं। तो n नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने ली, तो ये n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। इट विल रैपिडली अंडरगो कंडेंसेशन एंड व्हाट इट फॉर्म? SiR, ये देखो SiO-Si लिंकेज आ गया और ये इस तरह से बनता चला जाएगा रिपीटेडली एक चेन सिलिकॉन। क्या फॉर्म हो जाएगा? चेन सिलिकॉन। तो इट इज ए लीनियर चेन सिलिकॉन, लीनियर चेन सिलिकॉन इज फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, प्लीज छोड़ना नहीं है। लास्ट 2019 के JEE मेंस में क्वेश्चन आ गया था सिलिकॉन पर और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जनरल प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड कर दिए थे उन्होंने ऑप्शंस में। तो
एक बहुत आसान सा उन्होंने उसमें क्वेश्चन पॉइंट दिया था दैट इट इज दीज सिलिकॉन्स आर बायोकम्पैटिबल। बच्चे छोड़ के आ गए, कुछ महानुभाव थे तो बोले कि अरे ये समझ में नहीं आया मैडम ये बायोकम्पैटिबल है या नहीं। तो भाई आसपास कुछ हम चीज़ों से रिलेट करते हैं या नहीं, हम कनेक्ट करते हैं या नहीं। बायोकम्पैटिबल आप उसको यूज़ कर रहे हैं किसमें, जो है खाना बन रहा है उसमें माइक्रोवेव में, ठीक है, आइस ट्रे में आइसक्रीम जमाई जा रही है, राइट। तो ये बायोकम्पैटिबल नहीं है। इनको इसलिए तो इन कंटेनर्स के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक गैसेस रहते हैं, कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते। तो फूड पैकेट्स में इनको मील्स बनाए जा सकते हैं इनसे, ठीक है। तो दीज आर बायोकम्पैटिबल, राइट। तो ऐसे थोड़ा सा इस रिलेट करके और ध्यान में रखो इन सब बातों को, ये बार बार गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये आपने देखा इस क्लोरोसिलेन की खासियत कि ये जो क्लोरोसिलेन है ये कि ये बड़ा फास्ट आप रैपिड कंडेंसेशन में जाके इस तरह से लीनियर चेन सिलिकॉन बना सकता है। तो दैट्स व्हाई दिस R2SiCl2 इज नोन एज चेन एनहांसिंग यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन एनहांसिंग यूनिट बोलते हैं। कितनी भी लॉन्गर चेन का सिलिकॉन इससे बनाया जा सकता है एंड नॉट इवन इससे लीनियर बना सकते हैं, इससे हम साइक्लिक सिलिकॉन भी बना सकते हैं। देखिए साइक्लिक सिलिकॉन कैसे बनेगा, देखो एक बात याद रख लो कि ये लीनियर सिलिकॉन भी प्रोड्यूस करेगा एंड इवन इट विल प्रोड्यूस साइक्लिक सिलिकॉन, ठीक है। तो एक साइक्लिक सिलिकॉन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है 3 moles ऑफ R2SiCl2 on hydrolysis produces which product। तो 3 moles ऑफ स्पेसिफिक दे दिया उन्होंने, 3 moles दिए हैं, नंबर फिक्स कर दिया इस सिलिकॉन का। आपने सबसे पहले क्या देखा, कितने क्लोरीन एटम्स हैं, 2 क्लोरीन है, 2 OH आएंगे, 2 OH आएंगे तो लीनियर बन सकता है या फिर साइक्लिक बन सकता है। तो इससे बनेगा SiO SI ऑल्टरनेट, SiO SI लिंकेज के साथ ये देखिए ये 6 मेंबर रिंग बनेगी एंड हर सिलिकॉन एटम पर क्या आ जाएंगे, 2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे। अब कितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये ऑक्सीजन भी कैसा है sp3, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर सकते हैं आप। पाई बॉन्ड्स इसमें एक भी नहीं होंगे, आर ग्रुप्स प्रेजेंट है तो कोई भी नहीं होगा। हाँ अगर आर ऐसा प्रेजेंट है जिसमें कोई पाई बॉन्ड है तो बेशक हो सकता है। तो ये बन जाता है हेक्सा एल्काइल सिलोक्सेन। क्या बन गया ये, हेक्सा एल्काइल सिलोक्सेन भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये R2SiCl2 बहुत काम की यूनिट है। R2SiCl2 से हम चेन एनहेंसिंग यूनिट बोलते हैं। लीनियर चेन सिलिकॉन भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं और साइक्लिक सिलिकॉन भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट देखते हैं, लास्ट वन इज लास्ट क्या बचा है बेटे, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, अब सिर्फ एक क्लोरीन ले लीजिए, हम मोनोक्लोरोसिलेन ले लेते हैं R3SiCl। मोनोक्लोरोसिलेन क्या होगा, R3SiCl, जिसमें सिर्फ एक क्लोरीन एटम है। तो क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ भी गया होगा आपको इससे क्या बनने वाला है। देखिए इसका ये 3 एल्काइल ग्रुप्स आर देयर, ओनली 1 क्लोरीन, व्हेन यू आर टेकिंग HOH तो ये बॉन्ड भी यहाँ से टूटेगा, ये इसको तोड़ देगा, यहाँ पर H प्लस जाएगा, यहाँ OH माइनस, ये आ रहा है SiR OH। और अगर इसके 2 यूनिट्स आ जाते हैं इस तरह से तो ये फॉर्म करेगा डाइमर, ठीक है। ये देखिए minus H2O, 1 mole of water eliminated out, right? So after condensation what it form, ये बन जाएगा इससे डाइमेरिक सिलिकॉन,
with so many alkyl groups and one SiO-Si linkage. तो ये क्वेश्चंस रहेंगे इधर, ठीक है. How many SiO-Si linkages are there? How many silicon carbon bonds? तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो दिस इज डाइमेरिक सिलिकॉन. ठीक है, ओके. एंड आपने देखा कि ये स्टॉप कर दिया. अब क्या इस सिलिकॉन की कोई फर्दर रिएक्शन हो सकती है? जी नहीं. आप देखिए ये सिलिकॉन पूरी तरह से एल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, ठीक है, और बीच में सिर्फ क्या प्रेजेंट है? SiO-Si लिंकेज. तो ये जो प्रॉपर्टी है, सॉरी ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ये जो यूनिट है इसको हम R3SiCl यूनिट इज नोन एज चेन स्टॉपिंग यूनिट. इट इज नोन एज चेन स्टॉपिंग यूनिट. ओके क्लास, इसको चेन स्टॉपिंग यूनिट कहेंगे. क्यों? हमें जितनी भी डिजायर्ड लेंथ का सिलिकॉन बनाना है, उतने मोल चेन लंबी रखनी है, तो हम उतना R2SiCl2 लेंगे. फिर उसको फ्री एंड्स पे फर्दर रिएक्शन ना करें तो 2 मोल्स क्या डाल दीजिए? R3SiCl. तो वो दोनों तरफ के जो OH है लास्ट में जाके कंबाइन होगा और वहां पर वो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा. तो डिजायर्ड लेंथ की चेन सिलिकॉन बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ बोथ दीज यूनिट्स, R2SiCl2 एंड R3SiCl. R2SiCl2 is known as chain enhancing unit and R3SiCl is known as chain enhancing unit. सीधे सी बात है. क्लोरीन एटम्स को देख लीजिए भाई, 2 क्लोरीन है तो 2 हाथ अवेलेबल है, हाथ पे हाथ वो बनाते चले जाएंगे, चेन बनती चली जाएगी. और इसके पास क्या है? एक ही हैंड है, एक ही तरफ से हैंडशेक कर सकता है. ठीक है, तो अब ये भी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देख लीजिए कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या स्पेशल इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक हैं. क्योंकि जैसे जो मैंने कहा कि क्वेश्चन जेईई मेंस में अभी रिसेंट पूछा गया है. तो प्रॉपर्टीज सिलिकॉन की क्या आती हैं, ये देखिए. सबसे पहले ये इनर्ट होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव, डज नॉट रिएक्ट विद एनी केमिकल. समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट है and this silicon carbon bond is also present, so it makes it inert, unreactive, right? And water repelling property इनमें present है. These are water repellent. वाटर रिपेलेंट है इसलिए तो कार की पॉलिश बनाने में यूज किया जा रहा है. अदरवाइज क्या होगा? कार खड़ी करी, बाहर आए और अंदर गए और फिर बारिश आ गई तो कार का पूरा कलर गायब. तो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है. तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है. क्यों? क्योंकि वो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी है. तो ये देखिए क्यों ये सराउंडेड है बिल्कुल चारों तरफ से एल्काइल ग्रुप से. एल्काइल ग्रुप कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है. तो हाइड्रोफोबिक है और ये बॉन्ड भी इनर्ट है. सो दीज आर वाटर रिपेलेंट. एंड एंटी फोमिंग प्रॉपर्टी भी इनमें प्रेजेंट है. एंटी फोमिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से स्टूडेंट्स इनको हम यूज करते हैं कहाँ पर? सीवेज डिस्पोजल में. सीवेज में बहुत ज़्यादा अगर फ्रॉथ डेवलप होता है तो जो वहाँ पर की डेथ भी हो सकती है जो लोग वहाँ काम करते हैं. तो सीवेज डिस्पोजल में कुछ पार्ट्स पर मिलियन सिलिकॉन्स ऐड किए जाते हैं. एंड इवन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ऑयल्स इन मेकिंग पोटैटो चिप्स. जो पोटैटो चिप्स आप खाते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होते हैं और वहाँ की लार्ज स्केल पे ऑयल को यूज़ किया जा रहा है और उसमें जब ऐड करते हैं तो फ्रॉथ बनना स्टार्ट हो जाता है ऑयल्स में यूजुअली. तो वो फ्रॉथ ना बने तो इसके लिए उसमें भी कुछ पार्ट्स पर मिलियन सिलिकॉन यूज किया जाता है. ठीक है. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली दैट दीज आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स क्यों बनाए जाते हैं? इनके इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं कि इनमें ये प्रॉपर्टी है, इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन मटेरियल है कि अगर ये ब्रेक भी होते हैं तो टूटने के बाद भी कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करते. ठीक है. पॉलीमर्स से भी ज़्यादा पॉलीमर्स के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है इनको. तो क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं अगर ये ब्रेक भी होंगे तो कोई कंडक्टिंग मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होगा जिससे कोई एक्सप्लोजन के चांस नहीं होंगे. तो अभी हाई ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में भी आग लग जाती है, आग पकड़ लेते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये भी स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट दे इवन डू नॉट प्रोड्यूस एनी कंडक्टिंग मटेरियल ऑन ब्रेकिंग. ओके. ठीक है. तो शॉक भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा तो भी इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती. फिर कहाँ ये दीज आर बायो कंपैटिबल. ये ज़रूर याद रखना है बेटे, बायो कंपैटिबल. ठीक है.
बायोकम्पैटिबल क्योंकि कोई भी टॉक्सिसिटी इनमें नहीं है, कोई टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस नहीं करते, तो कि नॉन टॉक्सिक रहते हैं ये, और वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। यूज्ड एज सिलिकॉन ग्रीस ऑल्सो, सिलिकॉन ग्रीस यूजेस बहुत सारे आप पढ़ लीजिएगा, सिलिकॉन ग्रीस, सिलिकॉन रबर, इस सब में यूज किया जाता है। सिलिकॉन ग्रीस बिल्कुल वाइट, जैसे वैसलीन हम यूज करते हैं, वैसलीन का जो वैक्स टाइप दिखता है बिल्कुल वैसा ही ये दिखेगा ग्रीस, और इसको यूज करते हैं लेबोरेटरी में, जो ग्लासवेयर्स होते हैं, एपरेटस, कि एपरेटस हमने फिट किए हैं, उधर ज्वाइंट करने पड़ते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, वाटर कंटेंसर उसमें फिट किया, और फिर रिएक्शन लगा रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो वो बाहर निकलेगा नहीं अपने आप, तो उसका ग्रीजिंग करना पड़ता है पहले, ठीक है, माउथ ऑफ द फ्लास्क पर, कंडेंसर्स को सॉकेट्स को ज्वाइन करने से पहले। तो वहाँ पे ग्रेफाइट एज अ ग्रीस यूज नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैक हो जाएगा पूरा, सिलिकॉन ग्रीस इज यूज देयर, तो क्योंकि वो रिएक्ट भी नहीं करती है, हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर लेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें थी सिलिकॉन्स के बारे में, और भी बहुत सारे यूजेस हैं वो पढ़ के रखिए, और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए फॉर आईआईटी, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलिकेट्स पढ़ेंगे इसका, और थोड़े से कुछ एडिशनल पॉइंट्स लेड के कवर करेंगे। तो टिल देन इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्लास। थैंक यू वेरी मच।